हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम सोइंग सीड्स इन द कोल्ड पैलेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जियांग मैंशन वापस आ गया था, लेकिन मैडम यू इस बात से खुश नहीं थी। वो अपने बच्चों की ओर घूरते हुए बोली, एक हफ्ता भी नहीं बीता है और तुम दोनों आधी रात में यहाँ वापस चले आए और साथ में अपने भाई को भी वापस ले आए। मेरे बच्चों, मुझे बताओ, क्या मुझे पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर तुम में से मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा, मुझे कोई कुछ बताएगा भी कि क्या बात है। विंग अभी भी मैडम यू से बहुत डरता था। जब भी वो उनके सामने आता था तो वो वही 6 साल के बच्चे के जैसे हो जाता था। उसे समझ में आ गया था कि फिर एक बार उसने जियांग्स को लेट डाउन कर दिया था। जियांग ली ने विंग का हाथ और साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वो अपने भाई को डिफेंड करते हुए अपनी मदर से बोली, माँ, आप आशियान को पैलेस वापस जाने नहीं दे सकती हैं। वहाँ पर वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। उन्होंने आशियान को तो वो लाइफ भी नहीं दी जो कि वो डिज़र्व करता था। उन्होंने हम जियांग्स को बेवकूफ़ समझकर हमारी इंसल्ट की है और क्राउन के नाम पर हमारी फैमिली को मिसट्रीट किया है। यानली बोली, मैं आशियान को हिज मैजेस्टी की कंपनी में वापस लौटने नहीं दूंगी, भले ही वो एक एम्परर ही क्यों नहीं है। आशियान ने ऑलरेडी बहुत कुछ झेला है। माँ, प्लीज़ उसे वापस जाने के लिए फ़ोर्स मत करिए। प्लीज़ उसे यहाँ रहने दीजिए जहाँ वो हमारे साथ सेफ रहेगा। वापस घर आते आते इतने लंबे सफ़र में भले ही जियांग चेंग के आंसू पूरी तरह से सूख चुके थे, लेकिन जब उसने अपनी सिस्टर के मुँह से विंग की सफरिंग्स यानी जो कुछ भी उसने पैलेस में सहा था उसके बारे में सुना तो उसकी आंखों से फिर एक बार आंसू गिरने लगे। वो बहुत इमोशनल हो गया। उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, माँ प्लीज़, आप विंग को वापस जाने के लिए मत बोलना। जियांग चेंग इसके लिए अपने घुटनों के बल पर भी बैठ सकता था। वो रोते रोते बोला, माँ, हम तो चाहते ही नहीं थे ना कि विंग जाए, क्योंकि हमें डर था कि उसे वहाँ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने इंसिस्ट किया, आपने बोला कि हमें उसे जाने देना होगा। हिज मैजेस्टी का आदेश था, इसी की वजह से इसलिए विंग वहाँ चला गया और वो बुरी तरह से हर्ट हुआ। माँ, मैं नहीं चाहता कि आशियान उस जैसी जगह पर लौटे और सफ़र करे और ज़्यादा वो झेले। माँ, वो आपके सामने नहीं रोएगा, पर उसके बदले में मैं इतना रो लूँगा कि आप उसके पेन को समझ सको। माँ, प्लीज़ आशियान को यहाँ रुकने दीजिए। मैडम यू ने आज से पहले कभी अपने बेटे को इस तरह से रोते हुए नहीं देखा था। जब जियांग चेंग के कंधे काँप रहे थे, वो भी जियांग चेंग की तरह ही थी। उनके दिल में विंग के लिए सॉफ्ट स्पॉट था। जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती थी, और वो थी उसकी सहानुभूति, वो भी हद से ज़्यादा। मैडम यू ने फिर एक बार विंग की ओर अपनी नज़रें घुमाई और देखा उनकी आंखों में जो गुस्सा था वो धीरे धीरे गायब हो गया। मैडम यू बोली, विंग, क्या जो कुछ भी मैं सुन रही हूँ वो सच है? विंग बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। मैडम यू बोली, विंग, क्या तुम घर वापस आना चाहते हो? नॉर्मल सिचुएशन में विंग अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करके, ब्रेवली हिम्मत करके, टेरिफाइंग मैडम यू के सामने खड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी वो एम्परर की बाहों में वापस जाने का सोचना भी नहीं चाहता था और नहीं तो सोच सकता था। ऊपर से उनके बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ रहकर मैडम यू के गुस्से का सामना करना शायद विंग के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन था। विंग ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। मैडम यू को थोड़ा सा गुस्सा आया, पर उन्होंने विंग से आगे कोई रीज़न नहीं पूछा, कोई सवाल जवाब नहीं किया। वो कन्विंस्ड हो गई थी। मैडम यू ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, वे वुशियन, तुमने वो किया है जो करने की मैं कभी हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। वो बोली, वे वुशियन, मुझे पता है कि तुम यहाँ तब तक नहीं लौटते जब तक तुम्हें तुम्हारे ब्रेकिंग पॉइंट तक पुश नहीं किया जाता।
वे वुशियन, जियांग्स का हाउस वार्मली तुम्हारा वेलकम बैक करता है। कभी मत भूलना कि ये तुम्हारा घर है। इसके बाद मैडम यू अपने बच्चों की तरफ मुड़ी और फिर अपने सर्वेंट्स को आदेश देते हुए बोली, काफ़ी लेट हो चुका है, इनके सामान लो और इन्हें इनके रूम तक लेकर जाओ। आज रात के लिए वे वुशियन को हमारे गेस्ट रूम में लेकर जाओ और कल तक इसके पहले वाले रूम को पूरी तरह से तैयार कर देना, और बाकी की बातें हम कल सुबह मॉर्निंग में करेंगे। तुम्हारे मास्टर ने आज काफ़ी लंबी कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी थके हुए हैं। ध्यान रखना कि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। उनके जाते ही यानली ने जल्दी से विंग को अपने गले से लगा लिया। वो खुशी के साथ बोली, मुझे पता था मॉम हमारी बात को ज़रूर समझेंगी। आशियान, अब से हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुमको बहुत अच्छे से केयर करेंगे। तुम्हें अब उस जगह पर वापस जाने के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे अगर फिर पूरा किंगडम ही हमारे खिलाफ़ क्यों ना हो जाए, क्यों ना सब कोई हमारे खिलाफ़ खड़ा हो जाए, तो भी आशियान तुम्हारे साथ हम हमेशा रहेंगे। जियांग चेंग इस सबसे अलग नहीं रहना चाहता था, इसीलिए उसने भी ग्रुप हग में ज्वाइन कर लिया। वो बोला, विंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उसने ये धीरे से कहा था ताकि विंग उसकी बात को ना सुन सके, लेकिन विंग ने सुन लिया। विंग के लिए उसकी पूरी दुनिया थे जियांग सिबलिंग्स। यानली और जियांग चेंग के एम्ब्रेस में विंग सोचने लगा कि उसकी दूसरी फैमिली, जो कि जेंतियान पैलेस में रहती थी, वो सब कैसे होंगे। फिर उसने उम्मीद किया कि वो सब ठीक ही होंगे। जल्दी जल्दी में पैलेस लीव करने के चक्कर में विंग के पास ना ही तो टाइम था और ना ही तो इतनी एनर्जी थी, इतनी ताकत बची थी कि वो इस बात की चिंता करता कि पैलेस में अपनी इम्पीरियल कंसोर्ट की पोस्ट से भागने की वजह से जियांग फैंग मियान और मैडम यू पर क्या रिएक्शन होगा, क्या असर होगा। सभी ब्रेकफास्ट टेबल के अराउंड बैठे हुए थे। जियांग सिबलिंग्स ने सब कुछ बताया कि इम्पीरियल पैलेस में क्या क्या हुआ था। इस बात को श्योर करने के लिए कि उनके पेरेंट्स विंग ने जो कुछ भी सहा था उसे अच्छे से समझ सकें, एहसास कर सकें कि विंग ने कितना सफ़र किया था वहाँ पर। धीरे धीरे जब मैडम यू और जियांग फैंग मियान ने सारी बातों को गौर से सुना और अच्छे से समझा, तो उनके एक्सप्रेशंस गुस्से से भर गए। मैडम यू ऑलरेडी काफ़ी नाखुश थी जब उन्हें इस बारे में पता चला कि कैसे विंग को पैलेस में मिसट्रीट किया गया था, लेकिन सारी बात को पूरी डिटेल में जानकर उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। जियांग फैंग मियान मैडम यू के बगल में बैठे थे, उनका भी फेस गुस्से से भर गया। हमेशा ही उन्होंने विंग की बहुत केयर करी थी, वो बहुत प्यार करते थे विंग को, और ये जानकर कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, वो भी उनकी नामौजूदगी में, वो और ज़्यादा फ्यूरियस हो गए। इम्पीरियल कंसोर्ट विंग ने डाइनिंग टेबल के अराउंड अपने मुंह को बंद करके रखा हुआ था। वो चुपचाप बैठा हुआ था। उसे इस बात का अच्छे से पता था कि उसने जियांग्स से उनके घर में रुकने के लिए रिक्वेस्ट करके बहुत गलत किया था। उसने एक एम्प्रेस के रोल को त्याग कर, और इसकी वजह से इसका क्या रिज़ल्ट होगा, विंग ने कोई चिंता नहीं करी। विंग ने बेशर्मी से उस रास्ते को छोड़ दिया था जो उसके लिए ही बनाया गया था। एक मैरिज, एक ऐसी शादी जो कि पॉलिटिकल ज़रूरतों की वजह से हुई थी, ना कि जेन्युइन अफेक्शन, प्यार के कारण। कौन था वो? विंग, वही विंग जो कि अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को, क्राउन की जो डिमांड्स थीं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था। क्यों वो उसकी पर्सनल लाइफ की उथल पुथल, एम्पायर की स्टेबिलिटी के ऊपर इम्पोर्टेंस दे रहा था इस सब को। भले ही वो खुद को बदनाम महसूस कर रहा था, अलग थलग महसूस कर रहा था। कौन था वो जो एम्परर के अधिकार को चैलेंज कर सकता था? विंग सिर्फ एक कठपुतली था, सिर्फ एक शतरंज का मोहरा जिसे रणनीति के तहत रखा गया था,
जो कि थ्रोन के लिए चीज़ों को नियंत्रण में रख सके। एम्परर को छोड़कर विंग ने पूरे राज्य में ये मैसेज दे दिया था कि जियांग्स की इम्पीरियल फैमिली के प्रति जो लॉयल्टी थी, सम्मानित गुजुलैंस के लिए जो निष्ठा थी, वो एक ही रात में मिट्टी में मिल गई थी। जिन पिलर्स ने स्टेट को संभाल कर रखा हुआ था, अब तक वो कमज़ोर पड़ गए थे। जब इम्पीरियल कंसोर्ट विंग ने खुद से अपनी मैरिटल वाउस यानी कि शादी की रस्में उनकी उपेक्षा कर दी थी, उन्होंने अपने हस्बैंड हिज रॉयल मैजेस्टी के प्रति जो कमिटमेंट था उसे तोड़ दिया था, तो फिर एम्परर के जो डिवोटेड सब्जेक्ट्स थे, जो लॉयल थे उनके प्रति, उनके पास क्या रीज़न था एम्परर के प्रति लॉयल बने रहने का। अनटचेबल एम्परर की पूर्व इमेज ख़त्म हो चुकी थी, और अगर रॉयल फैमिली ने जल्द ही इस सब को नहीं संभाला और विंग ने जो डिसरिस्पेक्ट करी थी उसे नहीं ठीक किया, तो इससे उन सभी लोगों को मौका मिल जाएगा जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, जो थ्रोन पर कब्ज़ा करना चाहते थे। अगर विंग को जियांग्स ने वापस ले लिया तो इसमें कोई शक नहीं था कि जियांग्स डाउटफुल पोजीशन में आ जाएंगे और इस तरह से वो सभी के दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से कैसे एम्परर के ख़िलाफ़ जा सकते थे, कैसे बोल सकते थे सबके सामने, और ये चीज़ शो कर सकते थे कि गुजुलैंस अपनी ही एम्प्रेस की केयर करने में फ़ेल हो गए, वो भी इस हद तक कि खुद एम्प्रेस अपने ही पैलेस से भागने पर मजबूर हो गई थी। इस तरह की चीज़ सीधे सीधे हिज मैजेस्टी की अथॉरिटी के प्रति चैलेंज के रूप में देखी जाएगी, और ओपनली थ्रोन को अपोज करना कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसकी वजह से क्या होगा। थ्रोन के बैक सपोर्ट के बिना जियांग्स कमज़ोर पड़ जाएंगे और उनका अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जितनी आसानी से वो पैलेस के संरक्षण में फ्लरिश हुए थे, आगे बढ़े थे, वो क्या कुछ लूज़ कर सकते थे ये सोचना भी मुश्किल था। बहुत कुछ दांव पर लग जाएगा, लेकिन फिर भी जियांग फेंग मियान और मैडम यू ने एक पल के लिए भी अपने फ़ैसले पर कोई डाउट नहीं दिखाया। वो दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ अपने फ़ैसले पर अडिग थे। जियांग फेंग मियान बोले, जब तक आशियान ज़िंदा है और उसकी सांसें चल रही हैं, वो जियांग फैमिली का पार्ट है। जब तक उसकी इच्छा होगी वो यहीं पर रहेगा। आशियान, अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम्हें पैलेस वापस लौटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मैडम यू ने अपना फ़ैन ओपन करते हुए कहा, अगर वो हमें लेटर लिखते हैं तब भी नहीं, अगर वो हमारे दरवाजे पर खटखटाते हैं तो भी नहीं। विंग के पास सिर्फ एक रात थी इस सब के बारे में सोचने के लिए, और अब सिर्फ उसके पास आधा ही कॉन्फिडेंस बचा था। उसने जल्दी से अपना सर नीचे किया और धीरे से बोला, मैं सभी के सपोर्ट के लिए शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन अभी भी मुझे डर है कि न जाने क्या होगा। विंग ने पिछली रात लैंज़ैन के फेस पर वो एक्सप्रेशंस देखे थे कि वो कितना ज़्यादा टूट चुका था। तो वो सोचता है शायद अगर लैंज़ैन के पास दिल होगा, जो कि उसे लगता था कि उसके पास है, तो वो जियांग्स ने विंग को जो एक्सेप्ट किया है, जो उसे अपने घर में रखा है, तो वो उनके प्रति यानी कि जियांग्स के प्रति रिवेंज नहीं लेगा। लेकिन फिर भी विंग फर्स्ट प्रिंस के रिएक्शन के प्रति डाउटफुल था, और यहाँ तक पूर्व राजा लांचीरेन भी। एक बार जब उन्हें पूरी सिचुएशन का पता चलेगा, गुजुलैंस ने कभी भी उनके प्रति मर्सी नहीं दिखाई थी, दया नहीं दिखाई थी, जो उनके खिलाफ़ गए थे। शायद यही रीज़न था कि अभी भी उन्होंने मजबूती के साथ थ्रोन को अपनी पकड़ में रखा हुआ था। तभी यानली बोली, आशियान,
इसके बारे में तुम सोचना भी मत। उसने टेबल पर विंग के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें इस सब के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा, जो भी सिचुएशंस आएंगी, हम उसे संभाल लेंगे। चैंग चैंग गुस्से में बोला, मैं उन सब से अपने आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैं एम्परर से खुद से युद्ध करूंगा। तभी मैडम यू ने जियांग चैंग को बीच में ही चुप कराते हुए कहा, कोई लड़ाई नहीं होगी। अपनी चाय पीते हुए वो बोली, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आई तो तुम सब बेफिक्र रहो, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। जियांग फैंग मियान बोले, वॉयलेट स्पाइडर फिर एक बार सामने आएगा। अपने हस्बैंड के शब्दों को सुनकर मैडम यू के फेस पर एक वाइड स्माइल आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी प्लेट्स पर रखे ब्रेकफास्ट को ख़त्म कर पाते या आगे की बात भी कर पाते, उनके मेंशन की तरफ किसी के आने का राजसीय साउंड सुनाई दिया। इम्पीरियल कंसोर्ट विंग इस सब साउंड से पूरी तरह से अवगत थी, क्योंकि उन्होंने ये देखा हुआ था। विंग समझ गया था कि कौन आया है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। उनके घर के बाहर खड़े इम्पीरियल सब्जेक्ट्स का साउंड तेज़ आवाज़ में आ रहा था, जो कह रहे थे, हिज मैजेस्टी पधार रहे हैं, उनकी लंबी उम्र हो, लॉन्ग लिव द एम्परर। उम्मीद है दोस्तों आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।